हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ योगिता पांडे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में यहाँ पे बात करने के लिए आई हूँ आप लोगों से, जो कि मतलब बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। तो चलो फिर आज बात करते हैं नीट के बारे में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत लॉन्ग फॉर्म वीडियो होने वाली है, तो आप लास्ट तक ज़रूर रुकिएगा अगर आपको मेरे बारे में अच्छे से जानना है। मैं जानती हूँ कि मेरा चैनल अभी इतना फेमस नहीं है, तो बहुत कम ही लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप लोगों को मेरे बारे में बिल्कुल ज़्यादा नॉलेज तो होगी नहीं। तो मैं बता देती हूँ कि मैं योगिता पांडे, इसी साल मैंने 12th अपनी बोर्ड दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड से हूँ, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया जैसा आप सभी को पता होगा, तो देखते हैं कब तक आता है। बाकी मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है 3 मई को, और अब मेरे सीयूईटी के एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी सीयूईटी के एग्ज़ाम कब कब हैं। शायद कल तक वीडियो आ जाए, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लो और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दो, ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ, मोटिवेट हो जाऊँ वीडियोस बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी पूरी नीट की जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। जर्नी इन द सेंस कि जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि मैं 11 से या 12 से भी मैं क्लियर नहीं थी कि मुझे नीट देना है या नहीं देना, बिकॉज ऑफ द बिग इशू लाइक नीट बहुत टफ होता है एंड ऑल। भले ही तुम कितनी भी टॉपर बच्चे क्यों ना हो, नहीं हो पाता, ये है वो है, बट फिर भी मैंने लास्ट में जाके फॉर्म भर दिया। और उस टाइम भी मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी कि हाँ मुझे नीट सीरियस होकर देना है। आज की इस वीडियो में मैं सब बताने वाली हूँ कि मैंने कितने महीने प्रिपरेशन की, क्या प्रिपेयर किया, मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट था या नहीं कंप्लीट था, मेरे मार्क्स मैंने जितने दिए हैं, मैंने 10 मार्क्स दिए हैं टोटल, उनमें क्या मार्क्स हैं मैं वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। और चौथी चीज़ की इस वीडियो से शायद आपको थोड़ी सी ही सही प्रेरणा या फिर थोड़ा से नॉलेज मिले दैट यू शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट। मतलब मेरा खुद का भी मुझे अभी क्लियर तो नहीं है कि मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ या नहीं, बट एक बैलेंस और चांस रखा है मैंने, बट उसे मैंने लास्ट ऑप्शन रखा है, बिकॉज जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि मुझे ड्रॉप लेने में फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो देखते हैं कि मैं ड्रॉप लेती हूँ या नहीं। अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं ड्रॉप लेने वाली भी हूँ या नहीं, या फिर मैं क्या कर रही हूँ वो आपको इस चैनल पे ही मिलेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब बटन को अभी तक हिट कर दिया हो, और फटाफट से कुछ कमेंट करके जाना, वरना कमेंट नहीं करोगे ना पाप चढ़ेगा पाप। तो चलो अब बिना देरी करे वीडियो भी शुरू कर लेते हैं, पता नहीं कितनी लंबी होगी ये वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी प्रिपरेशन यू कैन से कि 2nd 3rd या 4th अप्रैल के अराउंड स्टार्ट की। मतलब आई डोंट नो वाई, एकदम से ही जब मेरे दिमाग में स्टक हुआ, जैसे कि मेरा 27 मार्च को मेरा लास्ट बायोलॉजी का पेपर था। उसके बाद मैंने 2-3 दिन, मैं भी भाई बच्ची ही हूँ, थोड़ा तो इधर उधर मस्ती मजाक और घूमना फिरना मैं भी करूँगी ना, तो उन सब में मेरे 2-4 दिन मेरे भी चले गए। फिर उसके बाद आता है कि योगिता तूने एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भी भरे हैं तो वो भी पढ़ ले ज़रा। तो फिर मैं उस टाइम भी मेरा इतना प्लान नहीं था। मैंने जब फॉर्म भरा था तो मैंने सोचा था कि जो मुझे आता है 12th का वो ठीक है, और थोड़ा टाइम मिल जाएगा अगर तो मैं बायो का थोड़ा मोड़ा पढ़ लूँगी 11th और अपना नीट दे दूँगी। मुझे बस एक बार ना पता नहीं क्यों ऐसे चुल हुई, लाइक मैं फ्लैक्स नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट मैं अपने स्कूल में और क्लास में तो ऑलवेज़ ही मतलब मैं टॉप पे रही हूँ। तो एक वो होता नहीं है टॉपर का माइंडसेट कि एक बार देखते हैं भला ये किस खेत की मूली है, हमें भी तो जानने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। तो उसलिए ही मैंने वो फॉर्म भरा था कि एक बार मैं इन्वायरमेंट देखूंगी क्या होता है कैसा होता है, इतना क्यों लोग डरते हैं नीट से, तो एक बार जानना तो चाहिए। अगर मैं बायो की स्टूडेंट हूँ तो कम से कम एक एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने फॉर्म भर दिया था। उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हाँ मैं तो नीट एस्पिरेंट बनूंगी, ऐसा कुछ भी आइडिया मेरे पास नहीं था। बट पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ को ना एक नाम देना चाहूँगी कि हार्डेस्ट रियलिटी ऑफ एनी टॉपर और एनी मतलब एवरेज से ऊपर वाले बच्चे की यही रियलिटी है कि अगर वो कोई चीज़ करता है तो उसमें पता नहीं क्यों वो फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो फेलियर को बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेते होंगे। तो मेरे भी दिमाग में वो फितूर चढ़ा कि नहीं यार, फॉर्म भरा है तो अगर 100-200 नंबर 300 नंबर आए तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब किसी को बोलने लायक भी रहूँगी मैं कि मेरे ये नंबर आए थे नीट में। तो मैं उस टाइम फिर सीरियस हो गई कि नहीं योगिता तुझे पढ़ना चाहिए, हो सकता है कि तू पढ़ ले तो तेरा निकल भी जाए, मतलब ऐसा मेरा माइंडसेट चल रहा था। बट एज़ यू नो कि 12th से ज़्यादा हार्ड 11th होती है। मतलब जहाँ जितने भी बच्चे मुझे देख रहे होंगे, चाहे वो मेरे सीनियर्स हो या जूनियर्स, वो सभी ये जानते हैं कि 12th से ज़्यादा टफ 11th होती है। 11th में चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा है, और सभी चीज़ें मतलब खतरनाक ही है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। पहले मैंने जब सिलेबस देखा, फिर मैंने एनालाइज़ किया, तो मुझे ये लगा कि फ़िज़िक्स थोड़ा सा, वैसे भी मेरा 12th में भी बहुत अच्छा नहीं है, पर है इतना अच्छा है कि ठीक ठाक है। तो देखो 1 महीने का दिन बचा था,
तो मैंने कहा कि फ़िज़िक्स को अभी के लिए साइड करते हैं, वरना फिर केमिस्ट्री और बायो भी नहीं हो पाएगा इसके चक्कर में भाई, क्योंकि फ़िज़िक्स मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। फिज़िकल केमिस्ट्री भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगती है भाई। तो मैंने उसको छुआ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छुआ। मैंने कहा कि फालतू में अगर मैं जो चैप्टर करूँगी भी उसके क्वेश्चन नहीं होंगे तो दिमाग और ख़राब होगा, उससे अच्छा मत ही करो, ठीक है। तो फिर मेरी मतलब जैसे 12th में केमिस्ट्री अच्छी है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक, और बायो तो अच्छी है ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 11th की भी पूरी बायो और केमिस्ट्री कर ली जाए। मैंने सच बताऊंगी कि मैंने बायो और केमिस्ट्री पूरी की पूरी की थी, मतलब पूरी। बस बायो में मैंने क्या क्या टॉपिक्स टाइप छोड़े थे, लाइक मैंने वो जो प्लांट फैमिली का एक्स्ट्रा टॉपिक है वो मैंने नहीं किया था, मतलब वो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था याद करने में, तो मैंने वो छोड़ दिया था। और मैंने कॉकरोच नहीं किया था क्योंकि इस साल के सिलेबस में कॉकरोच नहीं दिखा रहे थे, ठीक है, टीचर्स करवा रहे थे मैंने देखा, लेकिन कॉकरोच नहीं दिखा रहे थे। और ये भी सुनने में आ रहा था कि पिछली बार 25 के पेपर में भी कॉकरोच पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने कहा छोड़ो यार, एक आध आएगा तो आएगा, देख लेंगे। बाकी का सारा मैंने बायो कंप्लीट 19 के 19 चैप्टर अच्छे से किए थे, मतलब एनसीईआरटी तो रीड नहीं की थी मैंने क्योंकि एनसीईआरटी रीड करने का टाइम नहीं था, बट एज अ टॉपर मैंने 11th में नोट्स बना रखे थे, तो मैंने उनसे बहुत अच्छे से अपना कवर अप कर लिया था। बाकी तो यूट्यूब ही है, मैंने कोई चैनल, मैंने कोई ऐसा पेड मेरा ट्यूशन अभी तक नहीं रहा है, मैंने कभी भी कोई पेड ट्यूशन नहीं किया है, मैं खुद से ही पढ़ती हूँ। और जब से यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए, तब तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को भी ज़रूरत होगी। तो मैंने कोई पेड कोचिंग नहीं ली थी, दैट्स वाई कि मुझे ऐसा कोई कंफर्मेशन ही नहीं था कि मुझे करना है या नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं ली। फिर उसके बाद बात आती है, तो मैंने लगभग मेरा सारा सिलेबस केमिस्ट्री और बायो का मिला के 20 तारीख तक कंप्लीट हो गया था। हाँ, 20-19 तारीख के अप्रॉक्स मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ एट द एंड। उसमें मैंने अपने 12th का भी सारा रिवीजन किया कि भाई रिवीजन तो की ऑफ सक्सेस है भाई, ऐसा थोड़ी है कि हाँ 12th का दिमाग में चिपक गया है, उसको भी रिवाइज़ करना पड़ता है। तो वो सारा मैंने रिवाइज़ वगैरह किया। 20 तारीख से मैंने ये टारगेट लिया कि नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये चैप्टर मुझे आता है पर कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ करते थे, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि सभी टीचर्स बोलते हैं मॉक लगाओ मॉक लगाओ, तो मैंने कहा कि ये लास्ट 10 डेज़ में मॉक्स लगाऊंगी जितने मेरे से हो सकेंगे। 10 मॉक का मैंने चैलेंज लिया अपने आप से कि मैं 10 मॉक्स लगाऊंगी इस पूरे 10 दिनों में, और उनमें जो क्वेश्चन गलत होंगे, जो टॉपिक्स गलत होंगे, उनको अच्छे से रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं एकदम सैचुरेट सी हो गई थी कि मैं क्या करूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस एक महीने में ना, मतलब जितनी मैंने अपने पूरे 12th में पूरे साल में मेहनत की होगी वो मैंने एक महीने में की है, और वो चीज़ की फीलिंग मुझे अंदर से है, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज़ का कि मेरा नीट में सिलेक्शन इस बार हो या ना हो। पर मुझे ये है कि मैंने मेहनत की और जितना मैंने सोचा था उतने तक मैं आ गई, ठीक है। तो ऐसा सब चल रहा था। तो अब चलो फिर मॉक के टेस्ट के तुम्हें अपने रिजल्ट्स दिखा देती हूँ कि क्या आ रहे थे मेरे नंबर, भले ही कैसे भी आ रहे थे। पहला मैंने जब पहला मॉक दिया था, देख रहे हो मेरी ज़बान फिसल रही है, ठीक। तो पहला मॉक जब मैंने दिया था ना, तो मेरे मतलब 350 से भी नीचे नंबर बने थे, ठीक है। ये देखो पहला मॉक मैंने दिया था, ये देखो 20 तारीख को पहला मॉक दिया है, 20 तारीख को मेरे यहाँ पे देखो 326 नंबर बने थे, 326, सोच सकते हो। तो मतलब ऐसा तो नहीं था कि मैं चाह रही थी कि नहीं मेरे 720 आए, 600 से प्लस आए नंबर, क्योंकि मैंने फिज़िक्स नहीं पढ़ी है 11 की भाई, तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक इन्फीरियरिटी थी कि कम से कम 400 तो आते, कम से कम 450 तो आते, ऐसा दिमाग में चल रहा था। और 350 भी नहीं आए तो बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्बिंग सा हो गया था, ऐसे लग रहा था कि मैंने ये 20 दिन वेस्ट कर दिए, क्योंकि मैंने अपना दूसरा फॉर्म भी भरा है जो कि है CUET, जिसके लिए मैंने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है। कल से मैं उसके लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ, उसमें कुछ ही दिन बचे हैं, वो मैं अगली वीडियो में बनाऊँगी कि कितने दिन बचे हैं, कब है मेरा एग्ज़ाम। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया है, और ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा ये वो, मतलब थोड़ा टेंशन हुई, बहुत मैं रोई भी। लेकिन फिर मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तूने मेहनत की है, तुझे रिज़ल्ट मिलेगा, तू डर मत, मॉक देती रहे, टेस्ट के नंबर से कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, उनको मत देख, ठीक है, तू बस टेस्ट दे, कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर मत देख। तो मैं वही करती गई। अगले दिन से मैंने रोना छोड़ दिया मैं नहीं रोती थी, जो भी टेस्ट में नंबर आए मम्मी पूछती कि आज कितना आया, इतना आया, तो कहनी कोई बात नहीं, अगला करियो। मतलब कभी मेरी मम्मी ये नहीं बोलती थी कि नहीं तेरा इतना क्यों नहीं आ रहा है, तेरा नहीं होगा वगैरह वगैरह। बहुत सपोर्टिव फैमिली है मेरी, यही बहुत खुशी है मेरे लिए। फिर देखो नेक्स्ट मॉक दिया है मैंने, अगली तारीख का, यहाँ पे डेट नहीं दिख रही होगी आपको, ठीक है। इसमें मेरे आए थे 318 नंबर, मतलब अगले दिन और गिर गए मेरे नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद अगले मॉक की बात करते हैं, 340 नंबर, ये देखो
340। ऊपर से मेरी मतलब 20 से 25 नेगेटिव मार्किंग हो ही जा रही थी भाई, पता नहीं क्यों हो जा रही थी, पर हो ही जा रही थी। फिर उससे अगले में आ गए थे मेरे 427 नंबर। ये मैंने पेपर किया था 2025 का जो पेपर आया था ना, वो मैंने सॉल्व किया था कि PYQ में पूरा एक पेपर ही कर लेते हैं आज, तो उसमें आ गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे 450 प्लस शायद मेन बोर्ड में मेन एग्ज़ाम में आ जाए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर दिया मैंने, तो ये देखो 373 मार्क्स बन रहे हैं। अरे भाई 373 मार्क्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद अगला पेपर दिया 376। ठीक है, मतलब इतना 4 से ऊपर जाने के ही नाम नहीं ले रहे थे। 382। ठीक, नेक्स्ट 327। तो मतलब इतना ज़्यादा इंफीरियरिटी फील हो रही थी। ये लास्ट दिनों के पेपर देख रहे हो, इसमें मेरे आया 330, मतलब अभी बढ़ गए थे, 400 के करीब होने लगे थे, पर फिर से घट गए। लास्ट डे जब मैंने मॉक दिया, ये मैंने 2024 का पेपर किया था शायद, हाँ शायद 2024 वाला, उसमें मेरे बन रहे थे 420 नंबर। ठीक है, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने 10 मेरे मॉक्स ख़त्म हुए, मैंने मॉक्स को रखा साइड में, और एक दो दिन शायद बचा था, तो उसमें मैंने एक दिन में पूरी बायोलॉजी के 32 चैप्टर को रिवाइज़ किया। अगले दिन में मैंने केमिस्ट्री अपनी क्लास 11th और 12th दोनों की निपटाई, और साथ में 12th की जो फिज़िक्स मुझे आती थी वो मैंने करी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि अगले दिन मेरे नीट एग्ज़ाम वाले दिन क्या हुआ। तो नीट एग्ज़ाम वाले दिन मैं सुबह 6 बजे के करीब उठ गई थी। तो मैं 6 बजे उठी, उसके बाद मैंने फॉर्मूला शीट वगैरह रिवाइज़ की, थोड़ा बायो में जो टॉपिक्स या जो एग्जाम्पल्स वगैरह भूल जाती हूँ मैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने रिवाइज़ करी। उसके बाद मैं रेडी हुई, 9-10 बजे के करीब मैं रेडी हो गई। 11 बजे सेंटर पे पहुंचना था, तो हम घर से निकल गए, क्योंकि मेरा सेंटर का अप्रॉक्स जो डिस्टेंस था वो आधा 1 घंटा लगना ही था। ठीक है, ज़्यादा 1 घंटा और कम से कम आधा घंटा, ऐसा सीन था। तो हम निकल गए कि भाई ट्रैफिक भी हो सकता है। तो सेंटर पे गई मैं, बहुत काम थी एकदम, ऐसा लग रहा था कि जो भी होगा देखा जाएगा, फर्स्ट ही तो है। मतलब सब मुझे यही बोल रहे थे कि फ़र्स्ट में सबका नहीं होता, और तूने तो पहले से सोचा भी नहीं था, 1 ही महीना पढ़ा है, जो भी होगा अच्छा होगा, चली जा, दे आ एक बार। ठीक है, तो मैं वहाँ गई, फिर वहाँ पे चेकिंग वगैरह हुई, अंदर गए हम। तो ये मैं अब एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कि क्या क्या सेंटर पे होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो अगर आप देने वाले हो नेक्स्ट ईयर, तो कि आपके साथ वहाँ पे क्या क्या होगा। ठीक है, तो मैं वहाँ एंट्री ली, हमारी चेकिंग हुई। ठीक, मेटल डिटेक्टर से भी चेकिंग हुई, और नॉर्मल उन्होंने जेब वगैरह चेक करी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, उसके बाद हमें रूम नंबर हमने देखा लिस्ट में, उसके बाद हम अपने रूम में गए। रूम में मैं जब गई तो वहाँ पे 4-5 बच्चे थे, और 2 टीचर्स, 2 इन्विजिलेटर्स वहाँ पे थे। उन्होंने मुझे अपनी सीट अलॉट करी कि वहाँ पे जाकर बैठो। फर्स्ट सीट थी मेरी। ठीक है, तो फर्स्ट सीट पे मैं बैठी। उसके बाद लगभग मैं मतलब वहाँ पे 11:40 या 50 तक वहाँ पे बैठ ही गई थी, मतलब वहाँ पे पहुँच गई थी। उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि घड़ी लगी हुई थी सामने। ठीक है, तुम्हें वॉच वगैरह नहीं लेके जानी होती, जैसे तुम्हें पता है, क्योंकि वहाँ पे वॉच लगी होती है, और पेन भी नहीं लेके जाना होता है। जब मैंने एंट्री ली तो जो इन्विजिलेटर ने मुझे सीट अलाउड की, तो उन्होंने ही मुझे पेन दिया। ठीक है, एक बॉल पेन था ब्लैक कलर का, वो दिया, और अपनी सीट पे मैं जाकर फिर बैठ गई। उसके बाद फिर लगभग 12, 12:30 बजे, मतलब इनके बीच में ही कुछ टाइमिंग रहा होगा, तब वो टीचर उठे। उन्होंने फिर अपनी वो क्या बोलते हैं, अटेंडेंस शीट पे साइन, मम्मी का नाम लिखवाना, फ़ोटो पेस्ट करवाना, थंब प्रिंट लगाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करी। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद उन्होंने हमारी जो शीट थी, मतलब हमारा एडमिट कार्ड, वहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन और हमारे साइन इन्विजिलेटर के सामने होने होते हैं, तो वो चीज़ें करवाई उन्होंने। फिर उसके बाद जब 1:30 बज गए थे, तो एक सर आए, उन्होंने पैकेट दिया, पूरा सील्ड पैकेट, क्वेश्चन पेपर्स आ चुके थे इस मूवमेंट पे। तो सर ने बोला कि आपको 55 पे ये पैकेट्स खोलने हैं। ठीक है, एक 55 पे। तो सर ने पहले हमें बोला कि ये पैकेट चेक कर लो, कहीं ये लीक तो नहीं है, कोई क्वेश्चन या पैकेट फटा तो नहीं है, सील तो उसकी नहीं टूटी हुई। तो उसके बाद बच्चों ने बोला नहीं सर प्रॉपर है। तो उसके बाद उन्होंने उसको निकाला, उसमें से क्वेश्चन पेपर निकाले। क्वेश्चन पेपर भी एक पॉलीथिन के अंदर आए थे, और OMR भी उसके अंदर ही थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर के अंदर ही थी। मेरा क्वेश्चन पेपर था ये कैलाश वाला, जिसने मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा कलेश मचाया है। ठीक है, 11 नंबर का पेपर था मेरा, इंग्लिश मीडियम था।
ठीक। तो पेपर बटे, फिर उसके बाद जैसे ही 1:55 पे पेपर बटे, उसके बाद 2 बजते ही, जैसे ही 2 बजे वैसे ही सर ने बोला कि अब आप निकाल सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर, पॉलीथीन से आउट कर सकते हो। फिर हमने पॉलीथीन से पेपर निकाले, फिर सब सर ने बोला कि सबसे पहले डिटेल्स भरनी होंगी आपको, उसके बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें OMR पे भी अपनी कुछ डिटेल्स होती हैं वो भरनी होती है, रोल नंबर वगैरह वगैरह, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर्स विद टाइम, एंड क्वेश्चन पेपर पे भी हमें नाम, रोल नंबर वगैरह, सिग्नेचर, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, वो सारी हमने डिटेल्स फिल करी। तो मेरे को लगभग 5-10 मिनट तो लग ही गए थे उसमें। फिर मैंने स्टार्ट किया बायोलॉजी सेक्शन से, क्योंकि बायोलॉजी मुझे सबसे अच्छा लगता है और इजीली, और मैं मॉक में भी वही रूटीन फॉलो करती थी, तो मैं वही वहाँ पे भी फॉलो किया। तो मैंने जब बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट किए तो बहुत ईजी लगा भाई, सच में बहुत ईजी लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा पेपर ईजी था, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया है, ठीक है। दूसरी बात, मैं कोई एक्सपीरियंस एजुकेटर नहीं हूँ जिन्होंने बहुत सालों के पेपर्स का उनको एक्सपीरियंस हो कि इस बार पेपर ईजी था या हार्ड था। मैं तो एक छोटी सी स्टूडेंट जिसका आधा अधूरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, वो पेपर देने गई है, तो उसको क्या ही नॉलेज होगा कि हार्ड था या इजी। लेकिन हाँ, जितना मैंने पढ़ा है, जैसे कि मैंने बायो पढ़ी है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि इजी आया है। मतलब NCERT बेस्ड था, असर्शन रीज़न एक भी नहीं थे, डायग्राम एक भी नहीं थे, और मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैंने डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी, तो बच गई मैं, ठीक है। तो असर्शन रीज़न भी नहीं थे, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे ही थे। मतलब जो भी क्वेश्चन मैं लास्ट के लिए रख भी रही थी ना कि इसे बाद में सॉल्व करूँगी, वो सारे स्टेटमेंट वाले ही थे। इसकी लाइफ साइकिल, वो ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो फिर मैंने अपना बायो का सेक्शन अटैम्प्ट किया। मैंने लगभग 5-7 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्योंकि भाई वो थोड़े मुझे कन्फ्यूजिंग लगे, मुझे नहीं हो रहे थे। तो नेगेटिव मार्किंग से अच्छा छोड़ ही दो, है ना। फिर मैं अपनी केमिस्ट्री पे बढ़ी। केमिस्ट्री में मैं कहूँगी कि ऑर्गेनिक थोड़ी ठीक थी, ठीक, लेकिन मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के मेरे से, मतलब फॉर्मूला मुझे पता है क्या होगा, वो मुझे पता है, कैलकुलेट कर रही हूँ, आंसर ही नहीं आ रहा। बार बार ऐसा हो रहा था, हर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था, चाहे वो 12th वाला चैप्टर हो या 11th वाला चैप्टर हो, पता नहीं क्यों। मे बी पैनिक हो सकता है, लेकिन मैं पैनिक थी नहीं। मतलब स्टार्टिंग में ही जैसे पहुंच गई थी टाइम से, तो एकदम रिलैक्स थी, पूरे टाइम सोच रही थी कि जो होगा देखा जाएगा, मेरे पेरेंट्स बाहर खड़े हैं तो मुझे हंसते हुए ही निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको डिप्रेशन में नहीं डालना। तो मैं एकदम काम थी कि जो होगा देखा जाएगा यार, जितना मैंने पढ़ा है, जितने मेरे मार्क्स में नंबर आते हैं, तो इतना भी ख़राब नहीं जाएगा। मतलब बहुत सारे बच्चे, मैं खुद देखती हूँ वीडियोस समझने के लिए, सोचने के लिए, कि वो 200-300 नंबर भी लाने में उनको मुश्किलें आती हैं, बल्कि वो कई सारे ईयर्स के ड्रॉपर्स हैं फिर भी। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को दिलासा मिलता है कि मैं इतना तो कर पा रही हूँ कम से कम। तो ऐसा सीन चल रहा था। तो फिर मैंने अपना केमिस्ट्री का पेपर जितना हो सका मैंने अटेम्प्ट किया। मेरे को केमिस्ट्री का पेपर, मतलब मुझे सभी में 1-1 घंटे का टाइम लगा है, भले ही मैंने किसी में ज़्यादा क्वेश्चन किए हो या नहीं। जैसे कि फिज़िक्स में मैंने कम क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि ना ही मैंने ज़्यादा पढ़ाई की थी और ना ही फिज़िक्स के सवाल इतनी जल्दी बनते हैं। तो लेकिन फिर भी उसमें 1 घंटा लगा। वैसे ही केमिस्ट्री में भी मुझे 1 घंटा लगा, और बायो में भी मुझे 1 घंटा लगा। लास्ट के 10-15 मिनट बचे हुए थे, तब मेरा पेपर समाप्त हुआ पूरी तरह से। जो मैंने मतलब फर्स्ट टाइम में सारे जितना मुझे आता था वो कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 15 मिनट में वो क्वेश्चन जो मैंने मार्क करे थे कि शायद ये मेरे से हो जाए, जैसे कि केमिस्ट्री के वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी, कि भाई ये मुझे फॉर्मूला आता है, ये बन क्यों नहीं रहे, लास्ट में शायद मैं कर लूँ। तो उन्हें मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। मैंने बायो के भी कुछ क्वेश्चन किए, मैंने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन किए, फिजिक्स के नहीं किए। फिजिक्स का हो गया था मेरा जितना होना था, ठीक है। तो ऐसे मेरा पूरा पेपर समाप्त हुआ। फिर सर आए, सर ने सबकी शीट्स कलेक्ट की, जैसे ही 5 बजे, ठीक। उसके बाद उन्होंने चेक किया, 2 शीट्स होती हैं OMR की, तो उन्हें अलग किया, अलग अलग पैकेट्स में रखा, और फिर हमको बोला कि आप लोग जा सकते हैं। फिर मैं बाहर आई तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पुलिस और सबके पेरेंट्स एकदम ऐसे, ऊपर से मीडिया वाले और बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो हैं वहाँ के लोग, वो लोग भी आए होते, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढूंगी, लेकिन फिर वो तो मिल ही जाते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग घर आए। तो मेरा ये था कि मैं अप्रॉक्स 540 तक का पेपर अटेम्प्ट करके आई थी, ठीक है। और जब मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो वो मेरे 540 तो नहीं, उससे काफ़ी कम बन रहे हैं। मतलब काफ़ी भी नहीं, लेकिन कम बन रहे हैं। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मेरे शायद 450 से लेकर 500 के बीच में मार्क्स बनेंगे। आई डोंट नो वाई। एक तो नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि मेरे जैसे मार्क्स में मेरे 20, 15, 25 नंबर नेगेटिव मार्किंग से कट ही जाते थे। पता नहीं क्यों भाई, क्योंकि हम खुद से नेगेटिव मार्किंग नहीं करते। कोई भी बच्चा खुद से नहीं करना चाहेगा कि हाँ मेरे नेगेटिव हो जाएं।
वो हमें लगता है कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, पर वो होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, तो इसलिए हो जाती है। तो मेरे भी ऐसे ही कट गए हैं नंबर। तो मतलब एक सैड फीलिंग तो है, मतलब जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से निकली तो ये था कि ओ माय गॉड, मेरे 500 से प्लस बन रहे हैं। मैंने तो इतना कभी मॉक में स्कोर किया ही नहीं, लेकिन आफ्टर ऑल जब मैंने चेक किया तो उसी के आसपास बन रहे हैं, तो कुछ कहने की बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी जो भी मेरी वीडियो अभी तक देख रहा है, कि अगर आप लोग सच में प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आप कर सकते हैं। जब मैंने लास्ट के 1 महीने में लगभग इतने मार्क्स का स्कोर करने का एक वो कर लिया, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मेरा रूटीन क्या था, तो मैं मतलब 1 महीने पहले मैं 12th में भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। मतलब मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है भाई कि मैंने जितना 12वीं में पूरे साल नहीं पढ़ा होगा, उतना मैंने ये 1 महीने में पढ़ा है। पता नहीं मुझे कहाँ से इतना जोश, इतनी एनर्जी आ गई थी कि नहीं मुझे अच्छा करना है नीट में, तो मैंने दिया उसको अपना मैटर। इसलिए मुझे इतना दुख भी नहीं हो रहा है कि मैंने तो अपनी पूरी मेहनत लगाई ना। और दूसरी बात, दुख तो हुआ था जब मैंने चेक किया अपने मार्क्स और कम बन रहे थे, तो मैं रोई भी थी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही बोला कि बेटा, वो भी तो बच्चे हैं ना जो 2 3 4 बार दे रहे हैं और नहीं निकल रहा है। सब बच्चों का एक ही बार में थोड़ी ना हो जाता है, और तू इकलौती नहीं है जो ऐसा सोच रही है। और कई सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे ना जो तेरे से भी नीचे नंबर आ रहे होंगे, वगैरह वगैरह जैसी बातें करके मुझे थोड़ा सा दिलासा दिया। और अब मैं इसलिए ये वीडियो बना पा रही हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँगी। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसके बाद से तो मैं बिल्कुल ही खो ही गई थी, अपनी बिल्कुल पढ़ाई में ही लीन थी। मतलब मेरा रूटीन हो गया था कि मैं 5 बजे उठूँगी और 10 बजे सोऊंगी, और इसके बीच के टाइम पीरियड में मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगी, खाना खाऊँगी और बस कुछ नहीं। मतलब ऐसा सीन चल रहा था मेरा 1 महीने। मैंने कोई अपना वेकेशन कि हाँ 12th बोर्ड हो गए तो इन्जॉयमेंट की हो, बिल्कुल भी नहीं की। और इस मोमेंट पे अब जब मेरा नीट हो गया है और मुझे ये थोड़ा सा इन्फीरियरली लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टीचर्स बता रहे हैं कि इस बार जनरल कैटेगरी के लिए मतलब 620 पार हो सकती है, तो भाई मेरे तो 500 पार नहीं हो रहे, तो सिलेक्शन का चांस तो नहीं है, ठीक। लेकिन मतलब मैं देखती हूँ कि टीचर्स बोल रहे हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी, और उनका कमेंट सेक्शन खोलो तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे तो नंबर ही नहीं आए, हमारे नंबर नहीं आए, हमारे नंबर नहीं आए। तो जब बच्चों के नंबर ही नहीं आए तो कट ऑफ कैसे जाएगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल सकती इस मोमेंट पर कि हाँ मेरा हो जाएगा या नहीं ही होगा, आई डोंट नो। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं अभी ड्रॉप लेने वाली हूँ नहीं। मतलब मेरे अंदर है ना 2 थॉट्स चल रहे हैं। एक चल रहा है कि नहीं, CUET से अगर तुझे कोई अच्छा सा कॉलेज मिलेगा तो तू ले लियो, और दूसरा चल रहा है कि नहीं यार, अगर तूने 1 महीने में इतना स्कोर कर लिया तो क्या पता तू अपना 1 साल दे दे तो तू एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो। तो वो दोनों थॉट्स है ना ऐसे भिड़ रहे हैं। वो मैंने अपने मम्मी पापा से शेयर किया तो वो यही बोल रहे हैं कि तू अपना बेस्ट दे अपने CUET के लिए अगेन, और उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। अगर उसमें कुछ होता है भाई, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर कुछ होता है या फिर तेरा मन नहीं करता है उसके बाद कि नहीं मुझे नहीं करना, तो फिर तू दे दियो दोबारा से नीट, क्या ही दिक्कत है, ठीक। तो अभी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं देने वाली हूँ या नहीं देने वाली नीट, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म है कि अब मैं CUET के वाले में घुसने वाली हूँ, क्योंकि उसका मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं सब्जेक्ट्स अभी यहाँ पे बता दे रही हूँ कि मैंने 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, इंग्लिश, PCB, ठीक है। मैंने GAT नहीं भरा क्योंकि मुझे से वो पहले ही मुझे डर लग रहा था कि भाई ये इसको पढ़ने लगी तो ये तीनों 4 वीक गए, तो इसलिए मैंने वो नहीं भरा था, ठीक है। सो ये जो मेरी पूरी नीट की मेरे लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा, 1 महीना जो मैंने अपने नीट एस्पिरेंट की तरह बिताया कि भाई 12-14 घंटे पढ़ना, तो वो ये था मेरी पूरी नीट स्टोरी का एंड। अब लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी कि भले ही जो भी हो, रिज़ल्ट जो भी आए, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी कितनी मेहनत लगाई है। आप अगर खुद से जानते हो कि आपने कितना अच्छा किया है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि रिग्रेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई। मैं इतना कंटेंट बना रही हूँ, इतना दिमाग लगा रही हूँ अपना, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हो सकता है अब तुम्हें कंटिन्यूसली तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 दिन के गैप में एक आध वीडियो मिल जाया करे कि मैं CUET के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, कि मेरे मॉक में क्या नंबर आ रहे हैं, वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें, तो सब्सक्राइब कर लो।